वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। अयोध्या में रामलला का जो मंदिर है उसके निर्माण का सपना साकार हो रहा है। तारीख तय हो गई है 22 जनवरी अगले साल यानी कि 2024 भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तैयारी तो पहले से की जा रही थी, अब तारीख और शुभ मुहूर्त यह दोनों निकाल करके सामने रख दिए गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है और उन्होंने अपनी तरफ से मंजूरी दे भी दी है, यानी कि अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय वहां मौजूद रहेंगे, उद्घाटन में शामिल होंगे। वक्त होगा दोपहर 12:30 बजे का प्राण प्रतिष्ठा का। 4000 संत महात्मा इस अवसर पर पहुंचेंगे और 2500 विशेष अतिथि भी उसके साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री ने भी इन न्योते को हाथों हाथ कबूला है। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर की। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है और ट्वीट तब उन्होंने किया जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर आए हुए न्योते को उन्होंने स्वीकार किया। रामलला के विराजने का आमंत्रण प्रधानमंत्री मोदी को मिला तो कांग्रेस को बहुत नाराजगी हुई, वहां कोहराम मचा। अब सवाल है कांग्रेस की बौखलाहट क्यों है, कांग्रेस को ऐतराज क्यों है, ये आप जानिए। पहले राम मंदिर की भव्यता के बारे में थोड़ी देर के लिए आपको बता देता हूं, फिर मैं कांग्रेस तरफ आता हूं। तो स्थिति यह है कि भव्य जो दिव्य राम मंदिर है वो कितने में बनेगा? 67 एकड़ में। यह बात आपने पहले भी सुनी होगी। और 67 एकड़ का जो परिसर है उसमें 2 एकड़ के हिस्से पर मंदिर का निर्माण हुआ है। जो बाकी 65 एकड़ है वो मंदिर का परिसर है। मंदिर जो है राम मंदिर ये 392 खंभों पर खड़ा हुआ है। 20 फीट ऊंचे ऊंचे खंभे हैं और कुल खंभों की संख्या जो है ना 161 फीट ऊंचा जो शिखर है वो है 161 फीट। 10 से 15 क्विंटल स्तंभ पर विजय पताका मुख्य शिखर के अलावा 5 और शिखर मंडप बनाए गए हैं। ये राम मंदिर की भव्यता है। दिव्य भव्य राम मंदिर आपको दिखेगा। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का सपना 500 साल से पूरा नहीं हो रहा था। जून 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालनपुर में बीजेपी ने जो अपना अधिवेशन रखा था उस अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया। इस बाबत प्रस्ताव पास हुआ और बीजेपी हर हाल में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाएगी यह तय किया गया। जनता से वादा भी किया गया। बीजेपी की सरकार बनी तो तेजी आई। राम मंदिर का आंदोलन भी चला। मंदिर आंदोलन से देश में बीजेपी के हक में एक माहौल खड़ा हुआ और एक मजबूत इरादे के साथ बीजेपी आगे बढ़ी। बाद में यह मामला अदालतों में आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी, उसने अपना फैसला दिया मंदिर निर्माण का। और अब 2024 में जब सामने चुनाव हैं, उसी समय चुनाव के ऐलान से ठीक पहले राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर देश दुनिया से लोग वहां दर्शन के लिए आएंगे। अब जो बड़ा वादा बीजेपी ने जनता से किया था उसे उसने निभा दिया। यह बात वो जनता के बीच में जाकर के कहेगी और जब यह बात कहेगी तो लोकसभा चुनाव में कोशिश करेगी कि इसका फायदा हो।
जिस आंदोलन को लेकर के बीजेपी बढ़ी, जिस आंदोलन के जरिए वो अदालत तक गई, और यह जो आप देखिए कि बीजेपी इस बार 2024 के चुनाव में जब जाएगी लोगों के बीच में, तो किन किन बातों को, किन किन मुद्दों को रखेगी और यह बताने की कोशिश करेगी कि यह अगर हमारी सरकार नहीं होती या हम नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। और उसमें आर्टिकल 370 को हटाना, आपको याद होगा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बनाया गया। जो बाकी राज्य हैं देश के, उन राज्यों की हैसियत जम्मू कश्मीर को मिली, उसको जो विशेष दर्जा था उसको हटाया गया। यह नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। फिर महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण, प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि राजनीति में, विधानसभाओं में और लोकसभा में चुन करके आने वाली जो विधायक और सांसद होंगी उनमें एक तिहाई महिलाएं होंगी। इस बात का कानून संसद के भीतर पास कराया गया है और इसको भी बीजेपी जनता के बीच में रखेगी कि महिलाओं के हक, उनके अधिकार, उनकी बेहतरी के लिए हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम करते भी हैं। और राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर जिसकी लड़ाई बहुत लंबे समय से चलती रही, 500 साल का यह आंदोलन रहा है या यह संघर्ष रहा है, और फिर राम मंदिर का आंदोलन रहा है और कोर्ट के रास्ते होते हुए अब मंदिर निर्माण हुआ और अब जा करके अयोध्या के भीतर आप भगवान राम के मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकेंगे। यह बीजेपी कहेगी और यह बात पुरजोर तरीके से रखेगी कि अगर हमारी सरकार नहीं होती, हमारी पार्टी इसको आंदोलन का शक्ल नहीं दी होती, हमारी पार्टी इसको मजबूती से लेकर के आगे नहीं बढ़ी होती, तो फिर इस देश में राम मंदिर का निर्माण नहीं होता, इस देश में 370 नहीं हटाया जाता, इस देश में महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता जो अभी मिला कि एक तिहाई संसद विधानसभाओं में महिलाओं की मौजूदगी होगी। और यह तीनों बातें इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी रखेगी और सामने भव्य राम मंदिर होगा जिसकी तस्वीरें देश भर में वो ले जाएगी। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी को न्योता दिए जाने पर कांग्रेस का जो ऐतराज़ है, अब मैं उसको आपको समझाना चाहता हूँ। कांग्रेस विरोध कर रही है, वो ये कह रही है कि भैया एक ही पार्टी को न्योता देंगे क्या? ये राम मंदिर है ना, देश का है, तो फिर हमको क्यों भूल गए? इससे कौन इनकार कर रहा है? भगवान सबके हैं, जाहिर है। लेकिन बीजेपी इस बात की कोशिश में है कि कांग्रेस को आईना दिखाया जाए। बीजेपी यह बार बार कहेगी कि आप तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते रहे। आपने राम सेतु को कोरी कल्पना बताया था कोर्ट में, आपने कहा था कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। 2005 में सेतु समुद्रम एक प्रोजेक्ट था और सेतु समुद्रम के जरिए आप देखेंगे लंका और भारत के बीच में जो राम सेतु है उसी से होकर के बड़े जहाज़ों के निकलने का रास्ता तैयार किया जा रहा था और उसकी खातिर उस पुल को तोड़ा जा रहा था ताकि श्रीलंका के नीचे जाकर के और उस तरफ से आने की जो मुश्किलें हैं, इतनी लंबी यात्रा है, उसको कम किया जा सके। लेकिन बीजेपी ने उसका विरोध किया और वो कोर्ट में पहुंची। तब कांग्रेस ने 2008 में कोर्ट में कहा था कि राम सेतु काल्पनिक है और राम भी काल्पनिक है। रामायण में जितनी बातें कही गई हैं दरअसल वो काल्पनिक है, इतिहास नहीं है, उनका कोई प्रमाण नहीं है। और बीजेपी इसी बात को जनता के बीच में ले जाएगी कि आप जब राम भगवान को पूजना चाहते हैं तो उस समय जो आप कह रहे थे वो क्या कह रहे थे, और आज आप कह रहे हैं कि न्योता ले आओ। तो ये लड़ाई जो राम मंदिर को लेकर के है वो इस बार के चुनाव में, 2024 के चुनाव में भरपूर तरीके से आपको देखने को मिलेगी। अब सवाल ये है कि यूपीए की सरकार जब थी तो कांग्रेस ने राम मंदिर से किनारा क्यों किया था? फिर अचानक राम धुन उसको क्यों याद आ गई? इसके पीछे का कारण वही है, 2024 का लोकसभा चुनाव। थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अतीत में जब चलते हैं तो एक तस्वीर आती है। उस तस्वीर के बरक्स जब आप आज को देखते हैं तो इंसान की नीयत समझ में आ जाती है, या फिर जो कुछ भी वो कह रहा होता है उसके मतलब मायने आपको समझ में आ जाते हैं। कांग्रेस रामधुनी क्यों गा रही है? इस मामले से, मंदिर के मामले से कांग्रेस लगातार दूर रही। 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की 10 साल की मनमोहन सिंह की सरकार रही। उसने राम मंदिर मामले को नहीं छुआ। आस्था पर सवाल करके हिंदू मतदाताओं को उसने खुद से दूर किया,
तुष्टिकरण की राजनीति की, यह आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही। और प्रधानमंत्री होने के नाते मनमोहन सिंह ने जो बात 2006 में कही थी मुख्यमंत्रियों की बैठक में कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है, उसने जो बहुसंख्यक समाज है उसके भीतर सरकार को लेकर के, कांग्रेस सरकार को लेकर के एक गलत संदेश भेजा। और बीजेपी ने उस बात को बहुत जोर से प्रचारित किया कि अगर देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यक का अधिकार है तो बहुसंख्यक कहाँ हैं। नागरिक का मामला होना चाहिए था, लेकिन सरकार की नीयत कुछ और है। राम मंदिर की भव्यता का दर्शन अब आपको मैं बताता हूं कैसे आप करेंगे और मंदिर आपको कैसा दिखेगा। पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है और अब महीने बच गए हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2.5 महीने के आसपास, 3 महीने मान लीजिए। आपको राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता के बारे में थोड़ी देर के लिए कुछ बताना चाहता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर जो है, जब आप देश में कहीं भी आज की तारीख में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं भी हैं आप, जब आप पहुँचेंगे तो मंदिर आपको इस तरीके से दिखेगा। ये इसका परकोटा है, परकोटे के ऊपर मंदिर का जो फर्स्ट फ्लोर है वो है, और ये खंभा, इसके बाद दूसरा माला और तीसरा माला। ये मंदिर इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे रंग मंडप वो आपको उधर दिखाई पड़ेगा। तो अलग अलग इस पूरे परिसर में कई मंडप मिलेंगे आपको, जैसे रंग मंडप है, नृत्य मंडप है, प्रार्थना मंडप है। तो जो 67 एकड़ का पूरा इलाका है, 2 एकड़ पर तो आपको मंदिर मिलेगा, बल्कि बाकी 65 एकड़ में यह सारे अलग अलग मंडप मिलेंगे। तो जब आप जाएंगे घूमने के लिए तो कभी आपको गूढ़ मंडप मिलेगा, कभी प्रार्थना मंडप मिलेगा, कभी रंग मंडप मिलेगा, और उन मंडपों के दर्शन करते हुए आप भगवान राम के दर्शन करेंगे। एक दिव्य भव्य बड़ा मंदिर आपको दिखाई पड़ेगा। तो बार बार ये कहा जाता रहा कि दुनिया में तमाम धर्म हैं, ईसाई हैं तो उनके लिए रोम है, जो मुस्लिम आबादी है उसके लिए मक्का मदीना है, लेकिन हिंदू धर्म के मानने वालों की तादाद दुनिया में 100 करोड़ से ज़्यादा है, फिर भी उनका कोई एक बड़ा धर्मस्थल नहीं है। तो अयोध्या का राम मंदिर हो सकता है, इस कोशिश में सरकार और बीजेपी और उससे संगठन लगे हुए हैं कि इसको वो दर्जा दिया जाए जो दर्जा ईसाई धर्म में रोम को है और मुस्लिम धर्म में मक्का को है। अयोध्या को भी हिंदू धर्म में वही जगह दिलवाई जाए, वही प्रतिष्ठा, वही महत्व इसका स्थापित किया जाए। तो यह मंदिर आपको अयोध्या में जब 22 जनवरी 2024 को आप देखेंगे, तमाम चैनलों के ज़रिए जब प्रसारण होगा मंदिर के उद्घाटन का, तो आपको मंदिर ऐसा ही दिखेगा। उसकी भव्यता तब आपको अलग अलग कैमरों से और ज़्यादा नज़र आएगी। तो ये स्थितियाँ हैं। राम मंदिर में कितने खंबे हैं? बलुआ पत्थर के 392 खंबे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 166 खंबे आपको मिलेंगे, फर्स्ट फ्लोर पर 177 और सेकेंड फ्लोर पर 82। हर पिलर पर 25 मूर्तियां आपको नजर आएंगी। जो पिलर पर कुल 9800 मूर्तियां हैं। ये जो खंबे आप देख रहे हैं, पहले फ्लोर और सेकेंड फ्लोर के खंभों पर जो मूर्तियां आपको दिखेंगी, दरअसल नक्काशी, भव्यता, दिव्यता भरी हुई है मंदिर में, और इस पर बहुत लंबे समय से जो काम हुआ है बहुत सोच समझ करके हुआ है। और अब जो वक्त है वो आपसे विदा लेने का है। अरशद के जरिए मेरी कोशिश ये रहती है कि जो बड़े और बुनियादी सवाल हैं देश के, दुनिया के, जिनमें बहुत झोल है, बहुत गिरा पेंच है, समझना बड़ा मुश्किल है, तो उसको खोल खोल करके रेशा रेशा आपके सामने रखूं और बताऊं कि ये है और इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। जहां भी ज़रूरी सवाल है वो सवाल मैं रख दूंगा, जवाब आप खुद से तलाशिएगा, और उन सवालों के मुकाबले में उसके बरक्स कुछ चीज़ें जिनके भीतर से आप जवाब निकाल सकते हैं, वो आंकड़े हो सकते हैं, तथ्य हो सकते हैं, या कुछ दूसरे ऐतिहासिक उदाहरण हो सकते हैं, वो रखने की कोशिश करूँगा, ताकि अरशद के ज़रिए जो खबरों का झोल है, घाल मेल है कि हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए, जो हो रहा है होना चाहिए, उसके इतर कुछ और भी है क्या, खबर कहीं और भी होती है। जो घटनाएं बयान आप देख रहे होते हैं उसमें खबर होती नहीं है। वो जो हो रहा होता है और जो होने को होता है, जिसको हम खबर कहते हैं, उसकी यह भूमिका रहती है।
मेरी कोशिश ये है कि हम अरसत में आपको खबर को खोल करके बताएं, समझाएं, ताकि आप देश दुनिया को बहुत खुले मन से और बहुत सफाई के साथ जान सकें, समझ सकें। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।